कड़वाहट भरे इस दौर में मेरे पास एक कहानी है, एक कहानी जो मिठास से भरी है। ये बात भी है कि ये कहानी 84 साल पुरानी है, 84 ईयर्स। ये भी है कि हालिया दिनों ही इसका खुलासा हुआ। एक बहुत मीठी यादें, एक मीठा माहौल तारी हो गया। और जब ये खुलासा हुआ तो संयोग से वहाँ पर मैं भी मौजूद था। चूँकि एक खूबसूरत कहानी है, एक सच्ची कहानी है और नफ़रतों के इस दौर में बड़ी मीठी सी कहानी है, तो लगा कि एक कहानी, ये खबर आपको बतानी चाहिए। वही खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक में तैरने घूमने वाली इस पीढ़ी को अतीत का कितना पता है, शर्त या पता नहीं। अगर रुचि नहीं है इतिहास को जानने समझने में तो शायद ये चीज़ नहीं लग सकती है। यूँ यूपीएससी पीएससी की जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए कुछ नाम चिर परिचित हो सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री और एकीकृत मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ये उन्हीं के परिवार की बात है। पंडित रविशंकर शुक्ल, अगर ये पीढ़ी इतना उनसे कनेक्ट न कर पा रही हो तो फिर सुविधा के लिए ये जानिए कि वो भारतीय राजनीति के तिलिस्माई चेहरे जो छत्तीसगढ़ से थे, उन विद्याचरण शुक्ल के पिता का नाम है रविशंकर शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल के ही एक भाई का नाम है श्यामाचरण शुक्ल। विद्याचरण, श्यामाचरण और अन्य सभी जो उनके पुत्र थे 6, वो अब नहीं हैं, ब्रह्मलीन हो गए। और रविशंकर शुक्ल के 6 पुत्र थे। जो रविशंकर जी के पुत्र थे उनका नाम था पंडित ईश्वरी चरण शुक्ला। ये किस्सा 1942 के दौर का है। दरअसल रायपुर का जो शुक्ल भवन है, यानी पंडित रविशंकर शुक्ल का निवास, शुक्ल बंधुओं का निवास, वो कांग्रेस का धुरी केंद्र था। गांधी, नेहरू जैसे कई दिग्गज, स्वतंत्रता संग्राम के कई अभियान, कई बैठकें वहाँ हुई। जाहिर है वो अहिंसक आंदोलन की ओर ही होता था मामला। और रविशंकर शुक्ल उसकी अगुवाई करते थे, उसके मेज़बान होते थे जब बाहर से कोई आता था। घर का माहौल ही कुछ ऐसा था, तो जब घर का माहौल ऐसा था तो बच्चे भला उस दिशा में क्यों नहीं जाते। तो पंडित ईश्वरी चरण शुक्ल, उनके सबसे बड़े बेटे यानी पंडित अंबिका चरण शुक्ल और पंडित भगवती चरण शुक्ल, ये सभी जो उस आयु वर्ग के थे जबकि उनको सक्रिय हो जाना चाहिए, सब सक्रिय थे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में। मगर जो कहानी है वो कहानी सिर्फ यही नहीं है। कहानी ये है कि ईश्वरी चरण शुक्ल जो थे, जो कि डॉक्टर हुए, MBBS की उन्होंने पढ़ाई की, उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया ये आरोप लगा के कि वो जेल में डायनामाइट लगा के जेल को उड़ाने का षड्यंत्र रच रहे थे। और वो चाहते थे कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्हें जेल में विस्फोट करके उनको छुड़ा लिया जाए। ये बात है सन 1942 की। 1942 मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। बहुत प्रभावशाली शुक्ल परिवार था, बेहद प्रभावशाली। मगर जबकि ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब गिरफ्तार हो गए, ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो वो सारे लोग जो शुक्ल बंधुओं के या शुक्ल परिवार के बड़े करीबी थे, वकालत में है, बहुत सक्रिय थे, बड़े नाम थे, इन सब ने, हर परिचित ने कन्नी काट ली। कहा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का दौर था और बड़े दमन के साथ, बड़े वेग के साथ कुचला जाता था। तो सारे जितने परिचित थे सब ने पल्ला झाड़ा, सब ने कहा कि नहीं भैया, हम ये केस नहीं लड़ पाएंगे। जबकि सभी जानते थे कि जो डॉक्टर ईश्वरी चरण शुक्ल हैं, उन्हें अंग्रेज़ों का ये जो आरोप है, ये आरोप झूठा है, उन्होंने ऐसा किया नहीं है। लेकिन कोई भी साथ देने वाला तैयार नहीं हुआ। उस समय का जो किस्सा है वो किस्सा इस परिवार के 93 साल के एक
बुजुर्ग ने बताया, वो बुजुर्ग जो पंडित रविशंकर शुक्ल के सबसे बड़े बेटे पंडित अंबिका चरण शुक्ल के पुत्र हैं। उन्होंने जो बताया, जो कहा, जरा पहले उसे सुनिए, देखिए। ये रहा वो किस्सा। हमारे परिवार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक डॉक्टर ईश्वरी चरण शुक्ला थे, जो चौथे नंबर के भाई थे। तो इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने जेल की दीवार में डायनामाइट लगाया, उड़ाने की कोशिश की। तो मुकदमा बन गया, गिरफ्तारी हो गई। अंग्रेज तो ठहरे, तो घर से गिरफ्तार करने आए। हम लोग थे उस समय छोटे, सन 42 में 8 साल के थे, और हम 8 साल के थे पर अकल 16 साल की थी। ज़्यादा अकल थी थोड़ी। तो अरे चाचा जी को गिरफ्तार कैसे, क्या? वहीं जाके एक एक शब्द सुन रहे हैं। होलडाल पहले चलते थे, बिस्तर 2-4 कपड़े रखे, पुलिस आई, गिरफ्तार करके ले गई। अब मुकदमा बन गया। मुकदमा ऐसा सीरियस टर्न ले रहा था कि फांसी हो जाती। अंग्रेज चाह रहे थे कि फांसी हो जाए, और हमारे पिताजी सबसे बड़े भाई थे, उनको अपने भाई बड़े प्यारे थे, और घर में बड़ा आपसी स्नेह था, एक दूसरे में बहुत चाहते थे एक दूसरे को जी जान से। अरे ईश्वरी को फांसी हो जाएगी, ऐसा कोई बोले तो जैसे कानों में शीशा डाल दिया हो, उंगली लगा लेते थे। अरे दुष्ट लोग ऐसी बातें करते हैं, हम एक से एक वकील लगाएंगे। तो यहाँ 2 बैरिस्टर थे कानकुब्ज, एक रेवा प्रसाद मिश्रा और एक थे जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी। दोनों हम लोगों के कानकुब्ज ब्राह्मण, और दूर दराज से खोजो तो रिश्तेदारी भी निकल जाए, फलाने के नाती के, ढिकाने के दामाद, जाति लोग कहीं न कहीं से जुड़ जाते हैं। तो जुड़े हुए थे, और बड़ी दांत काटी रोटी, बड़े शुक्ला जी, फलाना शुक्ला जी, और रोज आना जाना, खाना पीना। और जब हमारे पिताजी गए, ईश्वरी का ऐसा ऐसा मुकदमा है, अरे बाप रे, हम अंग्रेजों से पंगा नहीं लेते। कौन अंग्रेजों से दुश्मनी लेगा? पिताजी आए, पसीने में लथपथ, और बिल्कुल हमारी दादी के पास बैठे, और बोले कोई वकील तय नहीं हो पा रहा है। और हमारी दादी दिन रात पूजा करने वाली, उपवास व्रत, यूँ त्यों, दान दक्षिणा सब, और बड़ी धैर्यवान और बड़ी खूबसूरत। अभी वहाँ एक तस्वीर है उनकी, दिखाएंगे। अब तो हमारी दादी बोली, बेटा घबराओ मत, उसके हाथ बड़े लंबे हैं, धीरज रखो, खुदा सब्र वालों के साथ है, सब्र रखो। बेचारे रोज इस वकील उस वकील उस वकील, जाके आपके ग्रैंडफादर के नाम नहीं याद आ रहा मेरे, वकील अहमद रिजवी, है वकील अहमद रिजवी, हाँ, उनके पास गए, ऐसा ऐसा बयान किया, मैं लड़ूंगा केस, शुक्ला जी घबराइए मत, दिस इज ए प्रोफेशनल चैलेंज फॉर मी। मैं वकील होके मुकदमा न लड़ूं, ये मेरी इंसल्ट है, मेरे लिए ये एक चैलेंज है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आप घबराइए मत। पंडित रमेश चंद्र शुक्ल जो ये बता रहे थे, उसमें जिनका जिक्र आया वो थे सैयद वकील अहमद रिजवी। सैयद वकील अहमद रिजवी प्रख्यात वकील, और उसके साथ साथ जबरदस्त सोशलिस्ट नेता। सैयद वकील अहमद रिजवी की
गौरतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उन्होंने 1909 में वकालत शुरू की और मृत्यु तक वो सक्रिय रहे। 1932 से 1937 तक CP-N बरार के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। बसना से विधायक थे, आज का ही जो बसना है उसी बसना से विधायक थे। सोशलिस्ट पार्टी यानी झोपड़ी छाप से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते थे। हालांकि उसके बाद वो सियासत में उतने सक्रिय नहीं रहे, प्रत्यक्ष रूप से वकालत ही करते रहे। सैयद वकील अहमद रिजवी वो शख्स थे जब शुक्ल परिवार के सारे निकटस्थ लोगों ने पल्ला झाड़ा कि हम ये केस नहीं लड़ सकते, तब सैयद वकील अहमद रिजवी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये केस मैं लड़ूंगा। सैयद वकील अहमद रिजवी ने उस दौर में केस लड़ा, केस जीते, और जानते हैं आप, उन्होंने कोई फीस नहीं ली। उसके दो कारण थे। एक, शुक्ल परिवार बहुत सामर्थ्यशाली था लेकिन ब्रिटिशर्स के निशाने पर था, इसलिए उनके आर्थिक जितने भी सोर्स थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे, और इसको सैयद वकील अहमद रिजवी बहुत मुकम्मल जानते थे। दूसरी बात, ये देश की आज़ादी की लड़ाई थी ना। सैयद वकील अहमद रिजवी ने कहा कि मैं मदद करूंगा, मैं केस लड़ूंगा, पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मकसद है इस केस को जीतना, ब्रिटिशर्स को हारना, उनको हराना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसको लेकर 91 साल के बुजुर्ग जो कह रहे हैं, जरा देखिए उसको। ये महसूस किया कि वो अपने प्रोफेशन के प्रति 100% डिवोटेड हैं और आलतू फालतू बातें नहीं, अपने मुकदमे के बारे में पूछताछ हो रही है। और फिर हमारे पिताजी से बोले, शुक्ला जी आप फिक्र नहीं करना, जब केस हो गया तो पैसे के लिए एक पैसा नहीं दिया। बोले मैं ये केस जीत गया, यही मेरे लिए भारी इनाम है, ये मेरे लिए एक फॉर्च्यून है, मेरे को फीस नहीं चाहिए। इस मुकदमे से जो मेरी गुडविल फैलेगी वो किसी फीस से कम है। शुक्ल परिवार के वयोवृद्ध सदस्य जब इस किस्सा गोई को बता रहे थे, यादों के पिटारे में से जब वो इन चीज़ों को निकाल रहे थे, तो सैयद वकील अहमद रिजवी की वर्तमान पीढ़ी के प्रतिनिधि चेहरे फैज़ल रिजवी, जो रायपुर के मानंद शोहरतमंद वकील हैं, वो अपने भाई के साथ मौजूद थे वहाँ पे। उस समय का जो पूरा भाव था, जो पूरा अंदाज था और जितनी उत्कंठा थी, गर्व का बोध था, जो फैज़ल रिजवी के और उनके भाई के चेहरे पे दिख रहा था, वो अद्भुत था। और जब ये सब कुछ हो रहा था ना, जब वो चीज़ों को बता रहे थे, उस समय मैं मौजूद था वहाँ पे, तो मैं इस चीज़ का साक्षी हो गया कि एक 84 साल पुरानी एक बात कितनी खूबसूरत बात है, कितनी गजब की बात है। फैज़ल, उन्हें खुद पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स से लड़ने का एक किस्सा उनके अपने परिवार, उनकी अपनी पीढ़ी में मौजूद है। उनके अपने दादा ने ये काम किया था। वो सियासत से वाकिफ़ थे कि दादा की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, वो वकील थे और केस लड़ते थे, ये उनको पता था। पर उन्होंने ऐसा भी किया था, वो भी तब जब कोई साथ देने वाला नहीं था और वो ब्रिटिशर्स के सामने अडिग चट्टान की तरह अदालत में खड़े हो गए थे। ये बात फैज़ल को भी नहीं पता थी। मैंने फैज़ल से पूछा बाद में कि फैज़ल जी कैसा लग रहा है? उन्होंने जो कहा वो ये है। आज से कुछ दिनों पहले कुछ बच्चे, 50-60 बच्चे, एक हेरिटेज वॉक है यहाँ पे, उसी में वो गए थे वहाँ पे। उन्होंने जब वहाँ बातें सुनी और वहाँ पे उन्होंने ये बताया उन्होंने कि सैयद वकील अहमद रिजवी साहब ने जब कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, उनके परिवार की, ईश्वरी चंद्र शुक्ल के लिए वकालत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, जबकि कई लोग उनके रिश्तेदार वो भी वकील थे यहाँ पे, उनको जब उन बातें सुनी, उन बच्चों ने आके मुझे, उसमें से एक बच्चा वकील था, शौर्य,
उसने मुझे आके बताया कि हमने ऐसा सुना तो हम लोगों को हमारा सीना चौड़ा हो गया। तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है। तब उसी जिज्ञासा में मैं आज उनके से मिलने गया था और उनसे पूछा कि क्या हुआ था। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया और बताया कि कैसा जो है सैयद वकील अहमद रिजवी साहब ने उस वक्त उनकी मदद की जब कोई मदद करने नहीं आ रहा था, और उस वक्त उनको मदद करके जाके नागपुर से स्वर्गीय पंडित ईश्वरी चंद्र शुक्ल को उस केस से बरी कराए जिसमें बम को इस्तेमाल करने का, जेल को बम से उड़ाने का, डायनामाइट लगा के उड़ाने का ये प्लान कर ऐसी करने हुए मतलब एक जो अपराध बनाया गया था, तो उसमें उनको वहाँ पे मुकदमा लड़के उनको छुड़ा के फिर वो लाए थे। तो वो चीज़ मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा और एक गर्व महसूस हुआ कि मैं उस सैयद वकील अहमद रिजवी साहब के उस ख़ानदान से मैं हूँ जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मदद की थी। सैयद वकील अहमद रिजवी के साथ एक खूबसूरत संयोग और है। वो 12 अगस्त को पैदा हुए थे और 12 अगस्त 1955 को, यानी वही तारीख जिस तारीख को पैदा हुए थे उसी तारीख को उनका इंतकाल हुआ। एक और अहम बात, सैयद वकील अहमद रिजवी ने कभी भी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा, कभी नहीं बताया किसी को कि ऐसा कुछ हुआ था और ऐसा उन्होंने किया था। पुराने लोग प्रचार से दूर और नेकी कर दरिया में डाल वाली बात के लकीर के चलने वाले। बहरहाल ये फैज़ल के लिए खुशी की बात है। हाँ, अब जहाँ तक डॉक्टर शुक्ला का विषय है, तो वो जेल से छुड़ाए गए और जेल से छुड़ाने के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज नागपुर और फिर बाद में कोलकाता, लंदन और लखनऊ में पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद नागपुर में कुछ समय तक उन्होंने प्रैक्टिस की और फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले प्रोफेसर हुए और उसके बाद HOT बने। कुछ समय के लिए जबलपुर से वो मिडिल ईस्ट भी गए और वहाँ पे भी उन्होंने चिकित्सीय सेवाएं दी और बाकी जीवन जबलपुर में गुजारा और उनका देहावसान हो गया। डॉक्टर ईश्वरी चरण शुक्ला और सैयद वकील अहमद रिजवी एक हिंदू कट्टर सनातनी परिवार, ब्राह्मण परिवार और एक सैयद मुसलमान। उस दौर में भी हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद बढ़ाने, भेद फैलाने की कोशिशें होती रहीं, पर उस दौर में भी कुछ ऐसा हुआ। और इस कड़वाहट के दौर में जहाँ रोजगार के मुद्दे अपनी जगह हैं, रोटी, कपड़ा, मकान अपनी जगह है, बहुत सारे मूलभूत विषय अपनी जगह हैं, वहाँ पे भी हिंदू मुसलमान होता रहता। और जब भी चुनाव पास आता है तो खूब होता है। बंगाल देख लीजिए, असम देख लीजिए, खूब चल रहा है। इन सब के बीच में ये जो एक बुनियादी मोहब्बत है जो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जब कोई ऐसी बात आए जो बड़ी खूबसूरत हो तो उस पर एहतराम भी करना चाहिए और उसको बताना भी चाहिए। पूर्वजों के अच्छे काम को बताने से उसका फल भी मिलता है, असर पड़ता है। एक अच्छी बात थी, एक अच्छी खबर थी, एक अच्छी सूचना थी, एक अच्छी कहानी थी, और इसीलिए उस खबर और सूचना को आपको देने से मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि हर सूचना और जानकारी का अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।